नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल BCS एकेडमी पर। और आज की इस वीडियो में हम कक्षा 12 भौतिक विज्ञान फर्स्ट चैप्टर विद्युत आवेश एवं क्षेत्र से रिलेटेड एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं। आज की इस वीडियो में हम गाउस के नियम का तीसरा अनुप्रयोग यहाँ पर देखने वाले हैं। इससे पहले हमने गाउस का नियम देख लिया था। गाउस के नियम का पहला अनुप्रयोग समावेशित गोलीय कोष के कारण से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमने देख ली थी। उसके पश्चात हमने गाउस के नियम का दूसरा अनुप्रयोग समावेशित रेखीय आवेश के कारण से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमने लास्ट वीडियो में देख ली थी। आज की इस वीडियो में हम डिटेल से पढ़ने वाले हैं अनंत विस्तार वाली समावेशित परत। कि हमारे पास में एक परत है या हम कह सकते हैं चादर, उसकी जो लंबाई चौड़ाई है वो काफी ज्यादा है, अनंत विस्तार है, और उस समावेशित परत के कारण से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक यहां पर हम फाइंड आउट करेंगे। गाउस के नियम का प्रयोग करते हुए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता फाइंड आउट करेंगे। विद्यार्थियों, इस वीडियो को हम दो पार्ट में पढ़ने वाले हैं। हम पहले विद्युत क्षेत्र की दिशा ज्ञात करेंगे, विद्युत क्षेत्र की दिशा के पश्चात हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण ज्ञात करेंगे। तो एक एक करके दोनों पार्ट पढ़ेंगे। विद्यार्थियों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको आगे की वीडियोज की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अब मैं इस वीडियो को स्टार्ट करता हूं। देखिए, पहले एक बार इस टॉपिक को समझ लेते हैं कि हमें यहां पर दे रखा है अनंत विस्तार। अनंत विस्तार, इसका मतलब लंबाई और चौड़ाई है वो काफी ज्यादा है, काफी लंबी परत है, काफी चौड़ी परत है, और मोटाई बहुत कम है। मोटाई बहुत कम है, लेकिन परतों को भी समझ लीजिए। ये जो परत है वो कुचालक परत है। परत भी कैसी है? कुचालक परत। यदि चालक परत होगी तो उसका व्यंजक अलग होगा, उसका डेरिवेशन ही अलग होगा। तो यहां पर हमारे पास में अनंत विस्तार वाली वाली समावेशित परत है। समावेशित का मतलब है एक समान रूप से उसके ऊपर आवेश विद्यमान है, आवेश एक समान रूप से वितरित है। ठीक है। और उस परत की वजह से हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहां पर फाइंड आउट करनी है। ये तो अपना टॉपिक है। इसको हमें और किस तरीके से पूछा जा सकता है? इस समावेशित परत के स्थान पर चादर वर्ड मिल सकता है। इस समावेशित चादर के कारण से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। कि अनंत विस्तार वाली या बहुत लंबी चौड़ी समावेशित परत या चादर के कारण से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, ये हमें पूछा जा सकता है। ठीक है। तो हम यहां पर अनंत विस्तार वाली ही चादर लेकर चल रहे हैं, और उसके कारण से सबसे पहले हम विद्युत क्षेत्र की दिशा ज्ञात करेंगे। ये देखो, मैंने दो पार्ट कर लिए हैं इसके। ए पार्ट है, उसमें हम पढ़ेंगे विद्युत क्षेत्र की दिशा। बी पार्ट में हम पढ़ेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे विद्युत क्षेत्र की दिशा। इसके लिए हम एक समावेशित परत ले लेते हैं। ये हमारे पास में एक समावेशित परत है। ये हमारे पास में समावेशित परत है। इस परत को थोड़ा सा इस तरीके से है। ये हमारे पास में समावेशित परत है। इसके ऊपर जो आवेश है वो एक समान रूप से वितरित है, एक समान रूप से विद्यमान है। ये हमने दिखा दिया है, एक समान रूप से वितरित आवेश। अब इस समावेशित चादर के कारण से, समावेशित परत के कारण से, इससे कुछ दूरी पर विद्युत क्षेत्र की दिशा हमें यहां पर ज्ञात करनी है। मैं यहां पर ले लेता हूं, ये कोई पॉइंट है O, और इस पॉइंट O से स्मॉल r दूरी पर, स्मॉल r दूरी पर एक पॉइंट P स्थित है, जहां पर हमारे को विद्युत क्षेत्र की दिशा ज्ञात करनी है। विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन हमें यहां पर फाइंड आउट करनी है। इसके लिए हम क्या करेंगे? इस बिंदु O से समान दूरी ऊपर एक यहां पर अल्पांश लेंगे,
और एक यहाँ पर एक अल्पांश लेंगे। हमने दो क्षेत्रफल के अल्पांश ले लिए हैं और इन क्षेत्रफल के अल्पांशों के कारण से बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं देखने वाले हैं। देखिए, जो अभी मैंने बोला उसको एक बार समझ लीजिए कि हमारे पास में यहाँ पर एक क्षेत्रफल का अल्पांश है और यहाँ पर हमारे पास में एक क्षेत्रफल का अल्पांश है। ये जो क्षेत्रफल है ये है ds, ये जो क्षेत्रफल है वो है ds, ये वाला जो क्षेत्रफल है ये भी है ds। क्षेत्रफल दोनों समान है। इसके अंदर मौजूद जो आवेश है वो है dq और इसमें मौजूद जो आवेश है वो भी है dq। इस आवेश dq की, चलिए यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो मैं ले लेता हूं a, यहां से यहां तक की डिस्टेंस है वो भी हो जाएगी a। ठीक है, एक बार इतना दोबारा समझ लीजिए क्या क्या हमने बताया आपको अभी तक कि हमारे पास में अनंत विस्तार वाली बहुत लंबी चौड़ी एक परत है, उस पर एक समान रूप से आवेश वितरित है। उसके बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर एक पॉइंट P स्थित है जहां पर हमारे को विद्युत क्षेत्र की दिशा ज्ञात करनी है। बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए बिंदु O से A दूरी ऊपर और A दूरी ही नीचे दो क्षेत्रफल के अल्पांश ले लेते हैं। इस क्षेत्रफल के अल्पांश को मैं नाम दे देता हूं, जैसे m है, और इस क्षेत्रफल के अल्पांश को नाम दे देता हूं n है। ये हमने क्षेत्रफल के अल्पांशों को नाम दे दिए हैं, अपने हिसाब से नाम दे दिए हैं। ठीक है, तो दोनों क्षेत्रफल अल्पांश समान है। इसका भी क्षेत्रफल ds है, इसका भी क्षेत्रफल ds है, इसमें भी आवेश dq है, इसमें भी आवेश dq है। तो हम इस आवेश dq के कारण से बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखेंगे, फिर इस आवेश n पर जो आवेश है उसकी वजह से बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखेंगे। दोनों जगह पर देखने वाले हैं। ठीक है, और फिर उनको देखेंगे कि उसकी डायरेक्शन किधर होगी। तो चलिए देखेंगे आप यहां पर अल्पांश m के कारण, अल्पांश m के कारण, अल्पांश m के कारण P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो अल्पांश m के कारण से जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो देखें आप। यहाँ पर एक बिंदुवत आवेश है, धनावेश, और धनावेश के कारण से विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है वो दूर की ओर होती है। उसको मैं लिख देता हूँ DE1 से, DE1 से। यहाँ पर जो अल्पांश क्षेत्रफल है उसमें जो अल्पांश आवेश मौजूद है उसके कारण से जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो भी अल्पांश के रूप में ही लिखी जाएगी। उसको हम लिख रहे हैं DE2 से। ठीक है, तो DE1 का मान कितना होगा? ये भी एक अल्पांश के रूप में ही है, अल्पांश के रूप में है आवेश, और अल्पांश के कारण से जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है या बिंदु आवेश के कारण से जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो होती है KQ अपॉन में R²। यह है बिंदु आवेश के कारण से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ओके, तो ये भी एक बिंदु आवेश की भांति ही व्यवहार करती है। तो इसके कारण से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी K, आवेश का मान है DQ, तो ये आ गया DQ बट्टे में डिस्टेंस का वर्ग। तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस क्या हो जाएगी? ये A है, ये R है, पाइथागोरस प्रमेय लगा दीजिए। यहाँ पर हमारे पास में डिस्टेंस आ जाएगी R² प्लस A² का रूट। ये वाली डिस्टेंस भी सेम सिमिलर टाइप से आ जाएगी R² प्लस A² का रूट। तो यहाँ पर हमारे पास में क्या आ गया? R² प्लस A² के रूट का स्क्वेयर करेंगे तो हमारे पास में ये आ जाएगा, रूट से स्क्वेयर कैंसिल हो जाएगा। क्लियर? सिमिलर टाइप से हम क्या लिखने वाले हैं? अल्पांश n के कारण, अल्पांश n के कारण P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अल्पांश n की वजह से। तो अल्पांश n के ऊपर dq आवेश मौजूद है, उसकी वजह से जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो है DE2। तो DE2 कितना होगा? DE2
टू, तो ये कितना हो जाएगा, के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर के अकॉर्डिंग ही के डी क्यू बट्टे में दूरी है यहाँ पर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का रूट का स्क्वायर, तो ये आ गई हमारे पास में समीकरण 2। यहां तक बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए, आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए। तो देखिए समीकरण 1 और 2 से हम क्या लिख सकते हैं, समीकरण 1 व 2 से, 1 व 2 से आप देखिए क्या पाएंगे, दोनों का जो परिमाण है वो समान है, दोनों का जो परिमाण है वो क्या है, समान है। DE1 और DE2 दोनों की वैल्यू है, मान है, वो एकदम बराबर है, एग्जैक्ट है। ठीक है, केवल डायरेक्शन इनकी भिन्न भिन्न है। चलिए डायरेक्शन को भी देख लेते हैं यहाँ पर। अब देखिए दोनों का परिमाण समान है, डायरेक्शन भिन्न भिन्न है, इस कारण से इनको हम घटकों में वियोजित कर देते हैं। का घटकों में वियोजन कर देंगे, तो घटकों में वियोजन करने के लिए ये वाला एंगल में मान लेता हूं थीटा, तो ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। तो अब देखेंगे आप यहां पर, चलिए घटकों में वियोजन करने के लिए मैंने एक रेखा खींच ली है, इसी तरीके से ये मैंने एक और रेखा खींच ली, तो मैं थोड़ा सा और बड़ा कर लेता हूं, या आपको इतना समझ में आ जाना चाहिए। अब देखें आप, ये एंगल थीटा, तो इसके सामने वाला जो एंगल है ये भी थीटा हो जाएगा, ये एंगल थीटा, तो इसके सामने वाला ये कोण भी थीटा हो जाएगा। DE1 का इस डायरेक्शन में जो घटक है वो आ जाएगा DE1, जिधर थीटा होता है उधर लग जाता है cos थीटा, जिधर थीटा के लंबवत, मतलब इसके अपोजिट डायरेक्शन में जो, मतलब इसके लंबवत DE1 cos थीटा के लंबवत दिशा में जो घटक होता है वो होता है साइन थीटा के गुणन के रूप में, तो DE1 साइन थीटा आ गया। इसी प्रकार से इसका इस डायरेक्शन में घटक क्या आ जाएगा, इस डायरेक्शन में घटक आ जाएगा DE2 cos थीटा, और इस डायरेक्शन में इसका घटक आ जाएगा DE2 साइन थीटा। देखिए घटकों में वियोजन हमने कर दिया है, यहां तक क्लियर हो जाना चाहिए, समझ में आ जाना चाहिए। अब देखें मैं आपको कुछ चीजें क्लियर कर दूं कि यहां पर DE1 और DE2 दोनों का मान समान है, इधर इसके मल्टीपल में साइन थीटा, इसके भी मल्टीपल में साइन थीटा, तो ये जो दोनों ही पार्ट हैं, ये वाला जो हिस्सा है ये, और ये वाला जो हिस्सा है, विद्युत क्षेत्र के जो मान है, दोनों के मान समान है, डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है, इसकी डायरेक्शन ऊपर, इसकी डायरेक्शन नीचे, ये देख लीजिए डायरेक्शन हमने दिखाई है, परिमाण समान और डायरेक्शन एक दूसरे के विपरीत होने की वजह से DE1 साइन थीटा और DE2 साइन थीटा एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं। अब देखिए इसे D1 और D2 के जो अक्षीय घटक हैं, जो चादर है उससे दूर की ओर वाले जो घटक है, चादर के लंबवत जो घटक है DE1 cos थीटा और DE2 cos थीटा, दोनों का परिमाण समान है, दोनों एक ही डायरेक्शन में है, और दोनों क्या है, एक ही डायरेक्शन में है, और वो इस डायरेक्शन में है। तो इन दोनों का जो इसकी डायरेक्शन भी इधर, इसकी डायरेक्शन भी इधर, परिणामी जो विद्युत क्षेत्र होगा वो इसी डायरेक्शन में होगा, तो परिणामी विद्युत क्षेत्र इस डायरेक्शन में होगा। इस कारण से हम कह सकते हैं बिंदु P पर जो विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन होगी वो चादर से दूर की ओर होगी, चादर से दूर की ओर होगी। ठीक है, इसमें थोड़ी बहुत लैंग्वेज आपको पुट करनी है, वो आप यदि उसको लिखना चाहें तो मैं जैसे बोल रहा हूँ वैसे आप लिख सकते हैं, इसके अलावा आप हमारे हैंड रिटन नोट्स को भी यूज में ले सकते हैं। विद्यार्थी जो हैंड रिटन नोट्स हैं वो यदि आप प्राप्त करना चाहते हैं, हैंड रिटन नोट्स आपको हमारी एप्लीकेशन के ऊपर मिल जाएंगे। देखिए हैंड रिटन नोट्स के लिए आप हमारी जो एप्लीकेशन है वो आप गूगल प्ले स्टोर से देख सकते हैं, BCS अकेडमी, BCS अकेडमी नाम से आपको हमारी एप्लीकेशन मिल जाएगी, गूगल प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कीजिए, हैंड रिटन नोट्स आपको वहां पर अवेलेबल हो जाएगा। इसके साथ में वीडियोज का कोर्स भी आपको मिल जाएगा, आप वीडियोज का कोर्स ले सकते हैं। हिंदी मीडियम में यदि आप हैं तो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए
जो नोट्स हैं वो है 99 रुपीज में, और इंग्लिश मीडियम के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए जो नोट्स हैं वो हैं 199 रुपीज में। काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस हमने रखी है, आसानी से हर बच्चा इसको ले सकता है। इसके अलावा यदि आप वीडियोज का कोर्स लेते हैं तो इसके अंदर आपको नोट्स तो मिलेंगे ही मिलेंगे। 399 में वीडियोज प्लस नोट्स दोनों मिल जाएंगे। इसमें क्या मिलने वाला है 399 के अंदर, इसमें ये दोनों चीजें मिलेगी, नोट्स तो मिलेंगे ही मिलेंगे, साथ में वीडियोज भी मिल जाएंगे। अब वीडियोज वाला जो कोर्स होगा 399 बहुत कम प्राइस है, इस प्राइस में आपको क्या मिलने वाला है, नोट्स तो मिलेंगे, वीडियोज मिलेंगे। सबसे पहला काम तो है कि आपको प्रत्येक टॉपिक का वीडियो मिलने वाला है। इसके अलावा हैंड रिटन नोट्स आपको मिलने वाले हैं। हैंड रिटन नोट्स हैं, इनको आप चाहे जितनी बार डाउनलोड कर सकते हैं, चाहे जितनी बार सेव कर सकते हैं, 1 साल के लिए वैलिड रहेंगे। ठीक है, तो हैंड रिटन नोट्स आपको इस कोर्स में मिलने वाला है। इसके अलावा एनसीईआरटी की जो पाठ्य पुस्तक है उस पाठ्य पुस्तक के सभी एग्जाम्पल्स आपको विथ सॉल्यूशन मिलने वाले हैं। क्वेश्चंस जो एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तक है उसके जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, अभ्यास क्वेश्चन हैं, वो भी आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं, उनका सॉल्यूशन आपको मिलने वाला है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको इस कोर्स के अंदर मिलने वाला है। तो बहुत कम प्राइस है, बहुत अफोर्डेबल प्राइस है, जिससे आप आराम से इसको परचेज कर सकते हैं, बोर्ड एग्जाम की बेहतर तरीके से तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो एक छोटा सा अमाउंट आप पे करके बहुत सारी चीजें आपको यहाँ पर मिलने वाली है। इसके अंदर मैं आपको और भी क्लियर कर दूं कि चैप्टर वाइज टेस्ट पेपर आपको प्रोवाइड करवा देंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा आपको कुछ मॉडल पेपर भी प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। ये सब कुछ चीजें आपको इसके अंदर मिलने वाली है। आप इसका स्क्रीनशॉट रखिए, ये कोर्स आप परचेज कीजिए, इसमें आपको दोनों चीजें नोट्स प्लस अलग से इसको पे करने की आवश्यकता नहीं हो। ठीक है, चलिए अब इस वीडियो को हम आगे बढ़ाते हैं, बात करेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, हमने विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन देख ली है, अब हम बात करेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तीव्रता के लिए देखिए, सबसे पहले हम उसी चादर का ही निर्माण कर लेते हैं। सबसे पहले वो चादर ही बना लेते हैं। ये हमारे पास में समावेशित परत है, और इस परत को मैं इस तरीके से ले लेता हूं कि हमारे पास में समावेशित चादर है, अनंत विस्तार वाली है, में हम आवेश एक समान रूप से वितरित कर देते हैं, जिसका पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा है। पृष्ठीय आवेश घनत्व कितना है, सिग्मा। इस चादर पर आवेश एक समान रूप से वितरित है, एक समान रूप से विद्यमान है। ठीक है, और इस चादर के किसी बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P स्थित है। जैसे यहां पर मैं ले लेता हूं एक बिंदु O, और इस बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर ये हमने ले लिया है एक बिंदु P, जहां पर हमारे को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। जो मैं बोल रहा हूं वही आपको लैंग्वेज में भी पुट करना है। क्या बोल रहा हूं एक बार फिर से सुन लीजिए कि कहीं बोर्ड एग्जाम में देखो क्वेश्चन है, उसमें दिशा और तीव्रता दोनों एक साथ में पूछे जाएं, ये बहुत कम पॉसिबिलिटी होती है, हालांकि आपको दोनों चीजें समझनी है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछे तो आपको दिशा वाला पार्ट छोड़ देना है। यहाँ पर आपको एक लाइन लिखनी है कि माना एक समावेशी अनंत विस्तार वाली समावेशी चादर है, जिसका पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा है। चादर के बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर बिंदु P स्थित है, जहां पर हमारे को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। हम गाउस का अनुप्रयोग पढ़ रहे हैं, में हम गाउस के नियम को अप्लाई करेंगे।
तो बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए गाउसी पृष्ठ का चयन करते हैं। बेलनाकार गाउसी पृष्ठ का चयन करेंगे जो बिंदु P से होकर गुजरना चाहिए। चलिए, तो यहां पर एक गाउसी पृष्ठ में यहां पर निर्मित कर लेता हूं। चलिए, यहां पर गाउस के नियम के लिए हम एक बेलनाकार गाउसी पृष्ठ का निर्माण में करने जा रहा हूं। जो बेलन है उसकी आकृति भी आप समझेंगे। यहाँ पर ये जो बेलन है वो इस चादर के आर पार है। बेलन है वो चादर के आर पार है, ठीक है। और इसके जो वर्ताकार फलक हैं उसके ऊपर बिंदु P स्थित है। एक बार देखो, इसको समझें आप। ये चादर इस तरीके से है और ये काल्पनिक गाउसीय पृष्ठ है जो कि इसके आर पार इस तरीके से एक बेलन यहां से बन रहा है जो कि आधा इधर है आधा इधर है। इसके इस वाले वर्ताकार फलक पर, क्योंकि बेलन होगा तो ये वाला जो पृष्ठ होगा वो वर्ताकार होगा, और इस वाले भाग के ऊपर बिंदु P स्थित है। यहां पर इस तरीके से ये पृष्ठ है। आपको इतना एक बार क्लियर हो जाना चाहिए, समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। अब हम यहां पर गाउस का नियम अप्लाई करने वाले हैं। चलिए, क्या कहता है गाउस का नियम? गाउस के नियम से, गाउस का नियम हमें यह कहता है कि किसी बंद पृष्ठ से संबंधित विद्युत फ्लक्स का मान बंद पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेशों का 1/ε0 गुणा होता है। फिर मैं बात करता हूं विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से। विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से, विद्युत फ्लक्स की जो डेफिनेशन है उससे हमने फाई बराबर, देखिए क्या लिखा था, इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर। यहां पर पृष्ठ समाकलन है और बंद पृष्ठ समाकलन है कि यहां पर जो गाउसीय पृष्ठ होगा वो एक बंद पृष्ठ होगा। इस कारण से यहां पर ये जो पृष्ठ है वो एक बंद पृष्ठ है। चलिए, मैं इसके बारे में भी जानकारी आपके सामने रख देता हूं। ये हमारे पास में बेलनाकार का जो आकार है वो कैसा है? बेलनाकार है, बंद पृष्ठ है, बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ है। ये बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ, ओके। समीकरण 1 और 2 को बराबर पुट कर देते हैं। समीकरण 1 बराबर 2 से बराबर क्यों पुट कर रहे हैं? क्योंकि जो इनके लेफ्ट हैंड साइड है वो दोनों ही फाई के इक्वल है, तो राइट हैंड साइड को इक्वल पुट कर देंगे। इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर इक्वल टू समेशन q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, ये आ गया। अब ये जो बंद पृष्ठ है इसको हम 3 भागों में यहां पर तोड़ने वाले हैं। जो गाउसीय पृष्ठ है इसको 3 टुकड़ों में तोड़ेंगे। देखिए, गाउसीय पृष्ठ के 3 टुकड़े में यहां पर कर देता हूं। ये वाला एक भाग है, इसको मैं नाम दे देता हूं S1, ठीक है। इसको मैं नाम दे देता हूं S2 और इस वाले पृष्ठ को मैं नाम दे देता हूं S3, जो कि वक्राकार पृष्ठ है। तो गाउसीय पृष्ठ के विभिन्न भाग आप यहां पर देखेंगे। गाउसीय पृष्ठ के भाग हैं वो कौन कौन से हैं? पहला जो भाग है वो है इधर वाला, मैं कह सकता हूं इसको बायां वृत्ताकार भाग, बायां वर्ताकार भाग S1 कह देते हैं। क्या कह देते हैं? S1। इसी तरीके से दूसरा जो पार्ट है वो है दायां, दायां वर्ताकार भाग, उसको हमने S2 नाम दिया है, से हमने S2 कहा है। ये वाला जो भाग है वो S2 है। तीसरा जो पार्ट है वो है बेलनाकार वक्र पृष्ठ, बेलनाकार वक्र पृष्ठ, बेलनाकार वक्र पृष्ठ है, ये है S3, ओके। यहां पर देखो, मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं आपको कि 3 टुकड़े हमने कर दिए हैं
और यहां से जो इतना जो भाग है, इतना, ये चादर का इस पृष्ठ में, गाउसी पृष्ठ के अंदर समाहित हो रहा है। इतना भाग, जितना इस वर्ताकार भाग का, मतलब ऐसे ये पूरी चादर है, इसका जितना वर्ताकार भाग होगा उतना ही इस परत का इस गाउसी पृष्ठ में होगा। मेरी इस बात को दोबारा सुने कि चादर में से होकर जा रहा है ये बेलनाकार गाउसी पृष्ठ, तो इस चादर का कितना हिस्सा इस गाउसी पृष्ठ में होगा, जितना इसका ये वाला वर्ताकार भाग होगा ना, उतना ही इस चादर का इस गाउसी पृष्ठ में भाग होगा। बाकी का तो बाहर पड़ा है, ये भी बाहर पड़ा है, ये भी बाहर पड़ा है, केवल इतना सा हिस्सा इस गाउसी पृष्ठ के अंदर मौजूद है। ठीक है, तो जितना क्षेत्रफल S1 का है उतना ही क्षेत्रफल S2 का है, क्योंकि इधर वाले वर्ताकार भाग का क्षेत्रफल इधर वाले वर्ताकार भाग का क्षेत्रफल सेम होगा, और उतना ही क्षेत्रफल इस चादर का गाउसी पृष्ठ के अंदर मौजूद है। उतना ही क्षेत्रफल गाउसी पृष्ठ के अंदर मौजूद है। क्या आपको चीजें क्लियर कर लेनी, मैं यहां पर ही क्लियर कर देता हूं कि S1 है वो बराबर है S2 के, और इसको हम मान लेते हैं S के बराबर है। ये मैंने लिख दिया यहां पर, मान लिया है। ठीक है, तो हमने मान लिया है। तो यहां से आप एक बार देखें कि ये जो बंद गाउसी पृष्ठ था, अब हम इसको 3 टुकड़ों में तोड़ देंगे, S1, S2 और S3, और ये जो समेशन Q है इसको भी हम सिग्मा के रूप में लिखेंगे। गाउसी पृष्ठ के अंदर मौजूद कुल आवेश के टर्म्स में हम इसको पुट करेंगे। चलिए देख लेते हैं। देखो हमारे पास में क्या आ गया था, इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर इक्वल टू समेशन q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, ये हमें मिल गया। इस इंटीग्रेशन को हम 3 टुकड़ों में यहां पर तोड़ देते हैं। एक पृष्ठ है S1 ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर, फिर प्लस में S2 ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर, फिर प्लस में S3 ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर इक्वल टू समेशन Q। समेशन Q का भी निपटारा करते हैं, इधर ही करते हैं, पहले ही कर लेते हैं। देखिए पृष्ठीय आवेश घनत्व, पृष्ठ आवेश घनत्व ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं। सतत आवेश वितरण वाला जो टॉपिक था उसके अंदर हमने पढ़ा, उसको हमने सिग्मा से लिखा। इसकी डेफिनेशन होती है प्रति एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश, या हम इसको आवेश बट्टे में क्षेत्रफल से भी लिख सकते हैं। अब देखो यहां पर जो क्षेत्रफल है वो है S के बराबर, इतने ही क्षेत्रफल के अंदर आवेश मौजूद है, वही आवेश है समेशन Q। तो क्षेत्रफल है S1 के बराबर, S1 और S2 को हमने S के इक्वल ले लिया। इसको में क्षेत्रफल तो है वो है हमारे पास में S, क्षेत्रफल तो है वो है S, और क्षेत्रफल है उसको हम लिख रहे हैं समेशन Q से। तो समेशन Q बराबर आ गया सिग्मा इंटू S, सिग्मा इंटू S। ये वाली जो राशि है इसको हम अभी यूज में लेने वाले। चलिए तो समेशन Q के स्थान पर हम पुट कर देंगे सिग्मा इंटू S बटेवा एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए इनके बीच का जो एंगल है इसका भी यहां पर निपटारा करते हैं। S1 पर एंगल कितना है E और DS के बीच का। वापस पीछे वाले पृष्ठ के ऊपर चलते हैं। S1 पर देखिए विद्युत क्षेत्र की जो डायरेक्शन होगी, इस बिंदु के ऊपर विद्युत क्षेत्र की जो डायरेक्शन है वो इस पृष्ठ से दूर की ओर, ये तो आ गया हमारे पास में E वेक्टर। विद्युत क्षेत्र दूर की ओर होगा, क्षेत्रफल सदिश भी पृष्ठ से दूर की ओर होगा। दोनों के बीच का जो एंगल है वो यहां पर होगा 0 डिग्री। दोनों के बीच का कोण कितना होगा 0 डिग्री। S2 पर देखें, S2 के ऊपर विद्युत क्षेत्र की जो डायरेक्शन है वो चादर से दूर की ओर, क्षेत्रफल सदिश है वो भी इस पृष्ठ के लंबवत होगा। यहां पर भी थीटा बराबर कितना कोण होगा 0 डिग्री। S3 पर देखें, विद्युत क्षेत्र तो होगा चादर से दूर की ओर, चादर ऐसे है, विद्युत क्षेत्र इस डायरेक्शन में, ठीक है, और बेलन इस तरीके से, तो इसके ठीक लंबवत, चाहे यहां पर देखेंगे तो इधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा,
लेकिन विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश दोनों के बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री रहेगा, 90 डिग्री रहने वाला है। तो क्षेत्रफल सदिश और विद्युत क्षेत्र के बीच का जो कोण है वो इस पृष्ठ S3 के ऊपर 90 डिग्री रहे। S3 वाले पृष्ठ के ऊपर कितना रहने वाला है? 90 डिग्री रहने वाला है। चलिए, यहां पर S1 के ऊपर दोनों के बीच का कोण था 0, S2 पर भी कोण E और DS के बीच का कोण था 0, S3 पर था 90 डिग्री। आप पीछे वाले बेंच पर आप देख सकते हैं cos 90 डिग्री बराबर सिग्मा इंटू एस बटे वा अपसेलन नॉट। कोस 90 डिग्री, कोस 90 डिग्री का मान 1, कोस 90 डिग्री का मान फिर से 1, कोस 0 डिग्री का मान 1, कोस 90 डिग्री का मान 0। देन यहां पर हमें क्या मिल जाएगा? S1 ई डी एस बराबर, अभी एक टर्म और रह गई है, ये वाली टर्म अभी जिंदा है, तो प्लस में S2E ds, ये वाली खत्म हो गई है, ये आ गया 0 सिग्मा इंटू एस बटे व अपसेलन नॉट। अब देखें, वापस उसी डायग्राम की ओर चलते हैं, डायग्राम वापस ले चलते हैं। देखिए, इस पूरे वर्ताकार पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र एक समान रहेगा, पूरे वर्ताकार पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र एक समान रहेगा, यहां पर भी पूरे वर्ताकार पृष्ठ के ऊपर विद्युत क्षेत्र एक समान रहेगा। इस कारण से उसको हम इंटीग्रेशन से बाहर पुट कर देंगे, इसलिए हम इसको यहां पर इंटीग्रेशन से बाहर क्यों पुट कर रहे हैं कि S1 पृष्ठ के ऊपर जो विद्युत क्षेत्र है वो पूरे पृष्ठ के ऊपर एक समान रहता है, यहां पर भी S2 के ऊपर पूरे पृष्ठ के ऊपर विद्युत क्षेत्र एक समान रहता है। इस कारण से उसको हम इंटीग्रेशन से बाहर पुट कर देंगे, सिग्मा इंटू एस बट्टे में एप्सिलॉन नॉट, ये आ चुका। देखें क्या आ जाएगा, ds अल्पांश क्षेत्रफल है और S1 पृष्ठ के अल्पांश क्षेत्रफलों का योग है वो हमने S के इक्वल माना है। देखें, ds S1 है वो हमने S के इक्वल माना और इतना ही हमने S2 का भी क्षेत्रफल माना, तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, E इंटू एस प्लस E इंटू एस बराबर सिग्मा इंटू एस बटे व अपसेलन नॉट, ई एस प्लस ई एस बराबर सिग्मा एस बटे में अपसेलन नॉट। क्या आ गया हमारे पास में 2ES, 2ES बराबर सिग्मा एस बटे व अपसेलन नॉट। यहां से S कैंसिल हो जाएगा, E बराबर अपने पास में आ चुका है सिग्मा बट्टे में 2 अपसेलन नॉट, सिग्मा बट्टे में 2 अपसेलन नॉट। तो ये किसी समावेशी चादर के कारण से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक आ चुका है सिग्मा अपॉन 2 अपसेलन नॉट के रूप में। ठीक है, इसको यदि हम सदिश के रूप में लिखें तो E वेक्टर इक्वल टू क्या आएगा, सिग्मा अपॉन 2 अपसेलन नॉट, यहां पर हम लगा देंगे आर कैप, यहां पर क्या लगा देंगे, आर कैप लगा देंगे, जो कि विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, विद्युत क्षेत्र की दिशा को बताता है। मैं यहां पर बात करता हूं ग्राफ की। हमारे पास में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आई है ई बराबर ही लिख रहा हूं मैं, ई वेक्टर की वैल्यू बाद में पुट करेंगे, कर दिए वैसे तो हमने सिग्मा अपॉन में 2 अपसेलन नॉट। तो क्या ये आर पर निर्भर करता है, तो यह आर पर निर्भर नहीं करता, आर की घात 0 पर निर्भर करता है। दूरी के साथ में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में कोई बदलाव नहीं आएगा। तो एक समावेशी चादर के कारण से ई व आर में जो ग्राफ है वो किस भांत का प्राप्त होगा, किस भांति प्राप्त होने वाला है। चलिए, यहां से ये हमने दोनों अक्सिस निर्मित कर ली है। इस अक्ष के ऊपर हमारे पास में है अक्स एक्सिस कह दें, इस एक्सिस की ओर हम ले लेते हैं दूरी और इस एक्सिस की ओर हम ले लेते हैं विद्युत क्षेत्र तीव्रता। तो देखिए, दूरी के साथ में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है
में कोई बदलाव नहीं आता है। तो नहीं आता है तो चलिए वैल्यू कैसा आएगा ग्राफ, इस टाइप का ग्राफ हमें प्राप्त होगा। ये आर बराबर ई समानुपाती है आर की घात 0 को, तो ई की वैल्यू में कोई बदलाव नहीं आएगा, ई के मान में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। इस तरीके का एक सिंपल सा ग्राफ हमें प्राप्त होने वाला है। लेकिन जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो सिग्मा के समानुपाती होती है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो किसके समानुपाती होगी, सिग्मा के समानुपाती होगी। तो ई व सिग्मा के बीच में जो ग्राफ है वो कैसा आएगा, ई व सिग्मा में ग्राफ, ई और सिग्मा के बीच में जो ग्राफ है वो देखेंगे आप, यहाँ पर हमने ये दोनों एक्सिस निर्मित कर ली है। फिर एक तरफ मैं ले लेता हूँ ई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, दूसरी तरफ ले लिया मैंने सिग्मा, दोनों के बीच में खींचा गया जो ग्राफ है वो एक सरल रेखा इस तरीके से हमें प्राप्त होने वाली है। क्यों होने वाली है, क्योंकि ई और सिग्मा है दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली समानुपाती होते हैं। इतना क्लियर हो जाना चाहिए। अब देखें एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन यहां पर लेते हैं। अपना टॉपिक है, थ्योरेटिकल टॉपिक है, वो समाप्त हो चुका, खत्म हो चुका। विद्युत क्षेत्र हमने निकाल ली है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट हमारे को मिल चुकी है। अब न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखेंगे कि 3 अनंत लंबाई की आवेश की चादरें, 3 चादर है, अक्ष वाई तल में परस्पर समांतर रखी हुई है, एक दूसरे के समांतर रखी हुई है, जिनके एक समान घनत्व चित्रानुसार है, एक समान घनत्व उनके ऊपर। तो बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें यहां पर पूछी है। देखो एक बार आप समझ ले इनको, ये हमारे पास में अक्ष एक्सिस है, अक्ष जेड एक्सिस इधर दिखाया है हमारे को, तो ये अक्ष एक्सिस है, और जेड वाई एक्सिस है वो इस बोर्ड के तल के लंबवत बाहर की ओर है, ये जेड एक्सिस है, ऐसे है। हमारे को उनसे लेना देना भी नहीं है। 3 चादर है, ये चादर एक चादर है, ये दूसरी वाली ये नहीं है, दूसरी चादर ये नहीं है, दूसरी चादर ये है, ये पहली, ये दूसरी और ये तीसरी, 3 चादर है। इस चादर का जो पृष्ठीय आवेश घनत्व वो सिग्मा, इसका -2 सिग्मा, इसका माइनस सिग्मा। इसका मतलब है इसके ऊपर तो जो आवेश है वो पॉजिटिव में है, इस पर जो आवेश है वो कैसा है, पॉजिटिव में, इस पर जो आवेश है वो नेगेटिव में, इस पर जो आवेश है वो भी नेगेटिव में। ये हमारे को इसके पृष्ठीय आवेश घनत्व से पता चल चुका है। पूरी प्लेट के ऊपर जो आवेश है वो प्लस में है, इस प्लेट के ऊपर जो आवेश है वो माइनस में है, इस प्लेट पर जो आवेश है वो भी माइनस में है। हमारे को इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, विद्युत क्षेत्र की वैल्यू ज्ञात करनी है। ठीक है, इतना आपको समझ में आ जाना चाहिए। तो एक एक करके देखिए, दूरी से कोई लेना देना नहीं है, दूरी पर विद्युत, किसी चादर के कारण से उत्पन्न विद्युत क्षेत्र दूरी पर निर्भर नहीं करता, ये हमने क्लियर कर दिया। ये वाली जो इस वाली चादर के कारण से यहाँ पर विद्युत क्षेत्र देखेंगे ना, तो वो होगा इस चादर से दूर की ओर, धनावेश से दूर की ओर होता है, इधर होगा। ये कितनी दूर है, हालांकि यहाँ पर दूरी दे रखी है कि यहाँ से ये जेड बराबर ए दूरी पर है, जेड बराबर कितनी दूरी पर है, ये वाली जेड एक्सिस है, यहाँ पर ये मूल बिंदु है, यहाँ से यहाँ तक की यदि डिस्टेंस देखें तो जो डिस्टेंस है जेड बराबर ए है, जेड बराबर कितनी है, ए है। बट दूरी से कोई लेना देना नहीं है, दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता डिपेंड नहीं कर रही। ओके, तो प्लेट 1 की वजह से, प्लेट 1 के कारण, प्लेट 1 के कारण P पर विद्युत क्षेत्र, P पर विद्युत क्षेत्र, तो P पर जो विद्युत क्षेत्र है उसको मैं लिख देता हूं E1 वेक्टर से। E1 वेक्टर क्या आएगा, यहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सिग्मा, इस प्लेट के कारण से इसके ऊपर पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा बट्टे में 2 एप्सिलॉन नॉट, और इसकी डायरेक्शन किधर होगी, इस धनावेशित प्लेट से दूर की ओर। ये जेड एक्सिस या के केप ऊपर की ओर है तो ये नीचे की ओर होगा, इसकी डायरेक्शन होगी माइनस के केप की दिशा में, माइनस के केप की दिशा में। ये इतना समझ में आ जाना चाहिए। वो वाली जो लास्ट वाली राशि मैंने लिखी है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, आपको समझ में आ गया।
इसकी वजह से, इस प्लेट की वजह से जो विद्युत क्षेत्र होगा वो दूर की ओर होगा, तो E1 की डायरेक्शन इधर होगी, E1 की डायरेक्शन इधर होगी। ये आ गया हमारे पास में E1। ओके, अब हम देखेंगे प्लेट 2 की वजह से, प्लेट 2 के कारण से बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उसको हम लिख रहे हैं E2 वेक्टर से लिख रहे हैं E2 वेक्टर से। अब विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो कितनी होगी, -2 सिग्मा। देखो पृष्ठीय आवेश घनत्व तो कितना है, माइनस में 2 सिग्मा बटेवा 2 एप्सिलॉन नॉट, ये फॉर्मूला है। अब देखें इसकी डायरेक्शन किधर होगी, देखो विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन है, तो आप थोड़ा समझें, ये हमारे पास में एक धनावेशित प्लेट है, इसके कारण से विद्युत क्षेत्र होगा इधर। और यदि यहां पर ये कोई ऋणावेशित प्लेट होती और इसके कारण से आप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखते, चलिए दोबारा बना रहा हूं मैं थोड़ा सा अलग, ये एक नेगेटिव प्लेट है और यहां पर विद्युत क्षेत्र होगा प्लेट के पास की ओर। ये मैंने एक डायग्राम दिखाया है डायरेक्शन के लिए, ये मैंने अलग दिखाया है आपको समझाने, आपको दोनों समझ में आना चाहिए। तो इस ऋणावेशित प्लेट के कारण से यहाँ पर जो विद्युत क्षेत्र होगा वो इधर ही होगा, इसी डायरेक्शन में होगा, वो है E2। वो क्या है, E2 है। अब डायरेक्शन सेम है, माइनस के केप की डायरेक्शन में है, माइनस के केप की डायरेक्शन में है। इसी तरीके से ये हमारे पास में प्लेट 3 के कारण से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो E3 वेक्टर बराबर, देखिए पृष्ठीय आवेश घनत्व कितना है, वो है माइनस में सिग्मा बट्टे में 2 एप्सिलॉन नॉट। और इससे ऋणावेशित प्लेट के कारण से भी विद्युत क्षेत्र E3 है, वो भी के केप की डायरेक्शन में, नेगेटिव के केप की डायरेक्शन में। तो बिंदु P पर कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु P पर कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो अलग अलग आवेशित पृष्ठों के कारण से उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं के सदिश योग के बराबर होती है। तो E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर प्लस E3 वेक्टर, वैल्यू रख दीजिए सबकी, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, माइनस में के केप, फिर क्या है माइनस में 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस के केप, फिर माइनस में सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस का के केप। देखो इस वाली वैल्यू और इस वाली वैल्यू में एक नेगेटिव साइन का ही फर्क है, ये दोनों तो कैंसिल आउट हो जाएगी। हमारे पास में परिणामी जो विद्युत क्षेत्र है वो आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या आ गया सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, और ये के केप की डायरेक्शन में होगा। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। डायरेक्शन तो यही रहनी चाहिए थी, माइनस के केप ही डायरेक्शन रहनी चाहिए थी, कि इस तीनों जुड़ जाएंगे। देखो विद्यार्थी यहाँ पर इन जो आवेश घनत्व है इसका परिमाण यहाँ पर हमारे को पुट करना, तो ये भी प्लस में, ये भी प्लस में, ये तीनों जुड़ेगी भाई, ये तीनों क्या होने वाली यहाँ पर जुड़ने वाली है, यहाँ ऐसे कैंसिल नहीं होगी, तीनों की एक ही डायरेक्शन है। क्लियर करें, तो तीनों की डायरेक्शन सेम रहने वाली, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू सेम है, तो ये भी दुगुनी हो गई, ये सेम हो जाएगी, तो ये अपने पास में आ जाएगा 2 सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट और माइनस के केप की डायरेक्शन में। देखो आप क्लियर करो इसको, ये कैसे आया, यहां से ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू सेम है, डबल हो गई तो 2 आ गया यहाँ पर गुणा में,
2 से 2 कैंसिल हो गए, यहाँ पर भी 2 से 2 कैंसिल हो गए, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट माइनस के कैप, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट माइनस के कैप, ये दुगुना होगा तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट माइनस के कैप, ये 2 टाइम्स हो गया। ये हमारे पास में फाइनल आंसर आ चुका है, तो फाइनल आंसर आ चुका, ये आपको समझ में आ जाना चाहिए। तो विद्यार्थियों ये था आज का हमारा वीडियो, जिसमें हमने गाउस के नियम का एक सिंपल सा अनुप्रयोग यहाँ पर देखा कि एक अनंत विस्तार वाली समावेशी चादर के कारण से विद्युत तीव्रता कितनी होती। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे, जिसमें हम देखिए आपको इस चैप्टर से रिलेटेड जो एग्जाम्पल्स है वो भी आपको सोल्व करवाने वाले हैं, क्वेश्चंस भी सोल्व करवाने वाले हैं। इसके अलावा फिर इस चैप्टर के बाद में हम नेक्स्ट चैप्टर विद्युत विभव एवं धारिता को स्टार्ट करने वाले हैं। आज के इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद दोस्तों।